So, hello everyone, welcome to my channel Mansoor's in Canada, and let's begin today's video. तो आज की वीडियो जो है वो मेनली मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि जब आप लैंड करेंगे कनाडा में, तो आपको एयरपोर्ट पे क्या क्या चीज़ों के बारे में ध्यान दे रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए जो कि आपको इमिग्रेशन में थोड़ी ईजनेस हो जाएगी, थोड़ी तकलीफ़ नहीं होगी। तो अभी का अराइव कैन का सिस्टम क्या है वो तो मुझे आइडिया नहीं है। वो मैं थोड़ा रिसर्च करके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, या तो शायद डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और मतलब वो तो एक बेसिक चीज़ है, वो तो आपको पता लग ही जाएगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है अराइव कैन को इंट्रोड्यूस करे हुए। तो दैट्स वन थिंग। अब आप इमेजिन कर लो कि आप अगर लैंड हो गए, तो लैंड आप समझ लो कि आपको विंडसर आना है और आप टोरंटो लैंड हो गए हो। तो टोरंटो लैंड होने के साथ ही आपको आप जैसे ही लाइन में आगे बढ़ोगे तो मशीन्स होते हैं, बड़े बड़े स्क्रीन्स होती हैं, उस पर आपको अपना पासपोर्ट वगैरह स्कैन करना होता है, जिससे कि वो आपकी एक एंट्री का एक पार्ट होता है। उसके बाद वो वहाँ पे असिस्टेंट्स होते हैं जो आपकी मदद करते हैं। वैसे तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, इफ़ यू जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन द स्क्रीन, वो बहुत इजी होता है। उसके बाद आप वहाँ से आगे जाओगे तो थोड़ा काफ़ी लंबी लाइन मुझे तो एक्सपीरियंस करने को मिली थी, बहुत लंबी लाइन थी। वहाँ पे आपको सीधा इमिग्रेशन पे ले जाते हैं। दो स्टेजेस होते हैं उसके। एक स्टेज पे आपको आपका पासपोर्ट वगैरह वो लोग लेते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे स्टेज पे ले जाते हैं। अब दूसरे स्टेज पे क्या होता है कि आपको वहाँ पे स्टडी परमिट वगैरह वो लोग इशू करते हैं, तो वहाँ पे वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। अब मैंने जिस तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर करे थे उस तरह के क्वेश्चंस मुझे पूछे नहीं गए, बिकॉज मे बी आई वॉज लकी, और मे बी उनको ऐसा लगा नहीं कि वो ऐसा क्वेश्चन पूछें। मेरे केस में मेन उनका ये क्वेश्चन था कि आप यूके से कैसे आ रहे हो जबकि आपका इंडियन पासपोर्ट है। तो मुझे उनको मेरी यूके की स्टडीज़ का पूरा जो है वो रिकॉर्ड दिखाना पड़ा था, वीज़ा वगैरह सब कुछ उनको प्रोवाइड करना पड़ा था। तो आपको वो लोग जनरल क्वेश्चंस यही पूछेंगे कि आप यहाँ किस लिए आए हो, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, क्या कोर्स करते हो, और कितना ड्यूरेशन का ये कोर्स है, और आपका इंटेंट क्या है कनाडा में आने का। तो आपको यही बोलना है, ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करके, कि मेरा इंटेंशन ये है कि मैं यहाँ से स्टडी करके मेरी कंट्री में वापस चला जाऊँ, या तो यहाँ से किसी और कंट्री में जाऊँ जहाँ पे मैं या तो फर्दर स्टडीज़ कर सकूँ। जो भी आपका माइंड सेट है वो आपका माइंड सेट तो यही होगा कि ऑब्वियसली हमें कनाडा में वर्क परमिट लेके यहाँ पे काम करना है, लेकिन आप उनको ये बोलो कि मुझे यहाँ से स्टडी करके अपना एक स्टेटस बनाना है जिसकी वजह से मुझे आगे मेरे फर्दर करियर में हेल्प हो। ये आपको एक मेन पॉइंट उनको बता देना है कि बस वो कन्विंस हो जाएं इस बारे में। उसके बाद वो लोग स्टडी परमिट इशू करके देते हैं और ये कहते हैं कि आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ उसके ऊपर चेक कर लीजिए। लेकिन नाम और डेट ऑफ बर्थ के अलावा आपको एक और चीज़ मेन चेक करनी है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा भुगतना पड़ा था। अब वो चीज़ क्या है, आप नेम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऊपर सब लिखा हुआ होता है, वो चेक कर लोगे, लेकिन एकदम नीचे जो जाओगे ना, स्टडी परमिट के एकदम नीचे वाले सेक्शन में रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लिखी होती है जो आपके ऊपर लागू होती है। तो उसके अंदर जो है आपको वो लोग वर्किंग का जो क्राइटेरिया है ना वो उसमें लिखते हैं कि आप 20 आवर्स जो है रिस्ट्रिक्टेड हो वर्क करने के लिए एज अ स्टूडेंट इन टर्म टाइम। टर्म टाइम जब आपका चल रहा होगा यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेज में, ऑफ टर्म पीरियड्स और टर्म पीरियड्स दो होते हैं। तो ऑफ टर्म पीरियड में आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। ऑफ टर्म पीरियड क्या होते हैं वो आप अपने कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से पता कर सकते हो। यूजुअली विंटर वैकेशन और जो सेमेस्टर ब्रेक होता है जब समर में, वो ब्रेक को ऑफ टर्म पीरियड बोलते हैं, और आप उस वक्त 40 घंटे के ऊपर भी काम कर सकते हो। लेकिन आप जब करना चाहो 40 घंटे के ऊपर आपको ऐसा लगे कि आपको हॉलीडे मिल रही है तो आप कर सकते हो। तो उससे पहले आप एक बार कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किसी एडवाइज़र से कंफर्म कर लीजिए इंटरनेशनल स्टूडेंट सोसाइटी में, और उसके बाद आप कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे चेक करें
कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लिखे हुए हैं। यूजुअली 5 होते हैं, 5 रिस्ट्रिक्शंस में आपको 5th नंबर या 4th नंबर पे आपका वर्किंग का जो रिस्ट्रिक्शन होता है वो मेंशन्ड होता है। अगर वो मेंशन्ड नहीं है वहाँ पे, कभी कभी गलती हो जाती है, मेरे केस में गलती उनसे हो गई थी, उसमें मेंशन नहीं किया था उन्होंने, तो फिर मुझे उनको वापस से बोलना पड़ा था कि मुझे मतलब 1 या 2 हफ्ते बाद मुझे, जब मैं सिन नंबर लेने के लिए गया था, तब मुझे पता चला था कि मेरा ये चीज़ जो है वो स्टडी परमिट पे मेंशन नहीं है। वो मुझे वहाँ सर्विस कनाडा के ऑफिस में जाके उन्होंने बताया कि मतलब ये आपका स्टडी परमिट वैलिड नहीं है फॉर वर्क, तो आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो फिर मैंने पूरी प्रोसीजर करी थी, कनाडा गवर्नमेंट को फ़ोन किया था, उस तरह से फिर मेरा स्टडी परमिट जो है मैंने उनको रिटर्न भेजा। फिर उन्होंने मुझे वापस से मेरा स्टडी परमिट रिन्यू करके भेजा, जिसमें कि वो मेंशन किया हुआ है कि 20 आवर्स में जॉब कर सकता हूँ इन माय टर्म टाइम पीरियड। तो ये आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि वो चीज़ जो है वो मेंशन्ड हो वहाँ पे, क्योंकि वो एक उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। सिन नंबर बहुत लेट मिलता है, इस तरह से मतलब मुझे जॉब ढूंढने में देर इसीलिए भी हो गई थी कि सिन नंबर मेरा आया ही नहीं था, तो मैं जॉब कर ही नहीं पा रहा था, कैश जॉब मुझे करनी नहीं थी। तो ये एक हो गया। अब आपका सिन नंबर वगैरह उन्होंने ले लिया, उन्होंने सब कुछ वेरीफाई कर लिया। कभी कभी किसी किसी केसेस में ऐसा होता है कि वो लोग इंडिविजुअली अलग से कैबिन में ले जाते हैं और वहाँ जाके फिर आपको पूछते हैं, पूछताछ करते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस करते हैं। घबराना नहीं होता उस बारे में, क्योंकि कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि भाई इसको क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, कोई रीज़न नहीं होता, फिर भी बस उनका इंस्टिंक्ट बोलता है तो वो लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। उसमें कोई इशू नहीं होता। अगर आप सही हो, अगर आप सब चीज़ें लीगल करके आए हो, तो सारे क्वेश्चंस के जवाब उनको दे दो, उनको कोई इशू नहीं होगा। अब उसके बाद आप एयरपोर्ट से निकलो, सारा आपका लगेज वगैरह पिक करके, तो अब आपको अगर विंडसर आना है तो मेरे हिसाब से 2 रास्ते जो हैं विंडसर आने के, वो चीपेस्ट ऑप्शन है। फ़्लाइट तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। इट्स अबाउट $200-300 की फ़्लाइट होती है, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है वो। मैंने रिसर्च करी थी जब मैं यहाँ आने वाला था तब, तो वो मुझे सही नहीं लगा। एक तो होता है VRL, जो ट्रेन वहाँ से चलती है टोरंटो यूनियन स्टेशन से और सीधी यहाँ पे विंडसर आती है। और दूसरी है राइड शेयर का ऑप्शन। अगर आप किसी ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो, मैं थोड़े बहुत ग्रुप्स के लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा अगर अवेलेबल हुए तो, उस पर आप जाके मतलब वो व्हाट्सएप ग्रुप्स को आप एक्सेस कर सकते हो। उस पर काफ़ी सारे लोग विंडसर टू टोरंटो, टोरंटो टू विंडसर आते जाते रहते हैं। तो राइड शेयर में क्या होता है कि आपको डोर टू डोर सर्विस मिलती है, सीधा आपको एयरपोर्ट से पिक करके आपको जहाँ उतरना है, यहाँ एयरबीएनबी में या आपके किसी दोस्त के वहाँ कहीं भी, वहाँ सीधा डोर पे आपको खड़ा करेंगे। उसमें ये लगभग अभी जो रेट चल रहा है उस हिसाब से $60 $65 लेते हैं राइड के, प्लस जो भी आपका लगेज है उसके $10 ईच बैग लेते हैं। तो इट इज़ वेरी गुड ऑप्शन इफ़ यू वांट टू इफ़ यू वांट नो हैसल ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द ट्रेन एंड कैच अ ट्रेन, फिर उसमें लगेज वगैरह चढ़ाओ अपना, वो उसमें कोई हेल्प नहीं करता। तो वो थोड़ा आपको अगर हैसल बचाना है तो इट्स अ गुड ऑप्शन। अंडर $100 आपकी राइड हो जाती है सीधा आपके डोर स्टेप पे। तो ये एक है। और VRL जो है वो $50 की टिकट होती है, वहाँ से ट्रेन अपने यूनियन स्टेशन से सीधा विंडसर स्टेशन। उसमें आपको लगेज वगैरह खुद से चढ़ाना पड़ता है। और उसमें आप ये ध्यान रखना कि अगर आप अंडर 25 हो तो यूथ टिकट आपको मिलती है। यूथ टिकट जो होती है वो थोड़ी सस्ती होती है, विच इज़ $50 विच आई सेड, क्योंकि मैंने भी यूथ टिकट ली थी। और उसमें जो है लगेज अलाउंस आपका ज़्यादा देते हैं वो लोग, तो 23 kgs के 3 बैग्स वगैरह इस तरह से कुछ होता है। आप स्क्रीन पे शायद पॉपअप होगा जो उनका लगेज है, और मैं उसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा उनका जो लगेज अलाउंस का है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको एक्सेस करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके बाद तो आप विंडसर आ जाओ। विंडसर आके फिर आप एयरबीएनबी वगैरह में अपना रहना शुरू कर दो और घर ढूंढना शुरू कर दो। जैसे ही आप आओ उससे पहले आप 2-3 या आई वुड से 5-6 लोगों से घर की बात करके रखो। Kijiji पे ढूंढो, फेसबुक मार्केट प्लेस पे ढूंढो, बहुत सारे घर मिल जाते हैं। घर की बात करके रखो, क्योंकि जब आप यहाँ आओगे
तो आप सीधे एयरबीएनबी में उतरोगे, थोड़ा सा आराम कर लो एक दिन, अगले दिन से फिर सुबह से शुरू हो जाओ। उनको उनको फ़ोन नंबर वगैरह उनके होते हैं, तो आप सीधा उनसे बात करो कि भाई मैं आज आ रहा हूँ देखने के लिए, तो आप वहाँ चले जाओ। इस तरह से आपको लगभग एक हफ्ते में तो आपको आराम से कोई ना कोई रीज़नेबल भाव में घर मिल जाएगा। लीज़ से बचो, लीज़ अगर जितना हो सके लीज़ से दूर रहो। अगर लीज़ नहीं हो रही है आपके नाम पे तो बहुत वेल एंड गुड है, किसी के साथ शेयरिंग में चले जाओ, अगर किसी को आप अच्छे से जानते हो, अगर किसी यूनिवर्सिटी वाला कोई दोस्त है आपका, इस तरह से अगर शेयरिंग में आ जाओगे तो बहुत फ़ायदा होता है। लीज़ में क्या होता है कि आप फिर 6 महीने 1 साल के लिए जितनी भी लीज़ होती है उतने के लिए आप बंद जाते हो, तो फिर वो फिर थोड़ा इशू होता है वहाँ से निकलने में। तो ये बेसिकली ये मेन इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। आफ्टर लैंडिंग आपको क्या क्या करना चाहिए। शॉपिंग वगैरह के लिए पहले मत जाओ, पहले घर के लिए जाओ। अगर आपको घर मिल जाए तो उसके बाद तो फिर आराम से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। मैंने पिछले वीडियोस में भी काफ़ी बताया है कि कहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए, किस किस चीज़ की। अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो हो सकता है कि मैं एक जगह जाऊँ जहाँ पे वो होलसेल की चीज़ें मिलती हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स। अगर आप विंडसर में रह रहे हो तो यहाँ से थोड़ा सा दूर है, पर बसेस का तो कनेक्टिविटी हर जगह है, आप बस से वहाँ पे जा सकते हो, तो इतना बड़ा भी कोई इशू नहीं है। लेकिन उसमें जो है वो मेंबरशिप वगैरह का थोड़ा चक्कर रहता है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा। कॉस्टको नाम है उसका, कॉस्टको होलसेल। आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। यू कैन सर्च एंड यू कैन एक्सप्लोर अबाउट दैट ऑन इंटरनेट एज वेल। मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, उनसे परमिशन लूँगा। अगर वो अंदर का शूट करने देंगे तो अंदर का शूट कर लेंगे, नहीं तो फिर बाहर से ही आपको थोड़ा बहुत दिखा दूंगा, और थोड़ा बहुत इंटरनेट पे उनकी जो क्या क्या लिस्टिंग्स हैं और मैं यूजुअली वहाँ से क्या क्या ख़रीदता हूँ वो सब के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा। तो वहाँ क्या होता है कि डिस्काउंट पे बहुत चीज़ें होती है जो आपको फ्रेशको वगैरह से भी सस्ती नहीं मिलेगी, वो वहाँ से सस्ती मिल जाएंगी। हर एक चीज़ नहीं मिलती, चावल आटा नहीं मिलता, लेकिन जो रेगुलर ग्रॉसरीज होती है, ब्रेड वगैरह, वो मिल जाती है। तो इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं डिटेल में। और तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें, और कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको किस बारे में वीडियोस देखने हैं, तो उस हिसाब से मुझे भी कंटेंट मिलता रहे और आपकी इन्फॉर्मेशन भी पूरी हो जाए। और अपने प्यारों का ख्याल रखें और वेदर को एंजॉय करें। पीस।